हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब केमिस्ट्री गुरु में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलोइल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोइल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोइल्केन। हैलोइल्केन के रासायनिक गुण। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग भौतिक गुण पढ़े थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हमारा CH बंध होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बना होता है, उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक, इस कार्बन का sp3 संकेत है। ये कार्बन कैसा है? sp3 संकेत। और आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर sp3 संकेत कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, sp3 संकेत कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, तो बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? बहुत अभिक्रियाशील होता है। ठीक, अगर sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या होता है? कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है। यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं हैलोइल्केन, हैलोइल्केन में क्या होता है? हाइड्रोजन समूह sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए क्या होता है? बहुत क्रियाशील होता है। और दूसरी बात, इसमें क्या होता है? पोलर बंध होता है। कौन सा बंध होता है? पोलर बंध। पोलर बंध मतलब ध्रुवीय बंध। पोलर बंध मतलब क्या होता है? ध्रुवीय। ठीक, ध्रुवीय बंध। इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन समूह है, क्या है? हाइड्रोजन समूह इस क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के कारण इसको पार्शियल माइनस आ जाता है, और इस कार्बन पे क्या आता है? पार्शियल प्लस आ जाता है। तो होता क्या है कि जो हमारा हैलोइल्केन होता है, इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं मुख्यतः जो होती हैं, ठीक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। हैलोइल्केन मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया देती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जब माइनस आ जाता है और इस पे प्लस, तो कोई जो निगेटिव हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एजेंट जो होता है, वो इस कार्बन पे आके अटैक करेगा। इस कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन समूह क्या होगा? निकल जाएगा। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, चलो हम लेते हैं मेथिल क्लोराइड। ठीक, इसमें कोई नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा इस कार्बन पे, तो क्या होगा? ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3OH प्लस Cl माइनस। इस चीज़ को आप लोग नोट रखेंगे कि यहाँ पे कार्बन का sp3 संकरण होता है। sp3 संकरित होने के कारण क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कि इनके बीच जो बंध बना होता है पोलर बंध होता है, ध्रुवीय बंध होता है। अर्थात क्या होता है? हाइड्रोजन समूह पे पार्शियल माइनस आ जाता है और कार्बन पे क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। ठीक, इसलिए क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह क्या हो? समान हो। जैसे हम लिख रहे हैं CH3Cl, ठीक, CH3Br, CH3I, ठीक, यहाँ हम लिख दे रहे हैं CH3F। इसे जल्दी एक नहीं करता इसे ना। अब सब में एल्किल समूह क्या है? समान है, लेकिन हाइड्रोजन समूह क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इनकी क्रियाशीलता कैसी होगी?
ठीक, हाइड्रोजन के साथ इनकी क्रियाशीलता, इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता क्या है, वैसे जो फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। ये क्या करेगा, जल्दी से इस पर अटैक करेगा, बंद है जल्दी से बनाएगा ना। जैसे तो उस समय इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, फ्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। किसके प्रति, इसकी क्रियाशीलता किससे, एल्किल समूह से। मतलब अगर ये एल्किल समूह से जुड़ना चाहेगा तो सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। लेकिन होता क्या है, इसकी एल्किल हाइलाइट की जो क्रियाशीलता होती है तो इसके उलट होती है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्या हो जाएगा आपका, मेथिल। कारण क्या होता कि CH3F जो है, F यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इससे जो बंध बनाएगा ना वो काफ़ी स्ट्रांग बंध बनाएगा ना। तो जो हमारी क्रियाशीलता होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर निर्भर करती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब हुआ इसको तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा। अगर इस बंध को तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा ज़्यादा लगेगी तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। इसीलिए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मीन्स इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण ये कम क्रियाशील होता है। क्लोरीन क्या होती है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन से कम होती है, तो उससे ज़्यादा क्रियाशील है, फिर उससे ज़्यादा क्रियाशील। ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा इसमें। और इसी वक्त हम अगला पॉइंट बन रहा है, अगर हम एल्किल हैलाइड को प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के आधार पर क्रियाशीलता लिखें तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा, जैसे CH3Cl सॉरी यहाँ लिखते हैं Cl और यहाँ लिख ले रहे हैं CH3 ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो तो हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा। कौन होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा, फिर द्वितीयक होगा, तब क्या होगा आपका प्राथमिक होगा। इस चीज़ को आप तुरंत नोट कर लेंगे। अगर इस तरह से होगा तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें कौन है, मिथिल आयोडाइड, फिर मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। समझ में आ रही बात ना। और अगर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा वो टर्सरी होगा, फिर कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा, फिर कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि कौन सी अब क्रियाएँ देंगे। हमने बताया एल्किल हैलाइड मुख्यतः क्या होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएँ देती है। तो थोड़ा सा जानते हैं नाभिक स्नेही होता क्या है। नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होता कि जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकें, जो किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करें, डोनेट कर सकें ना। जैसे OH माइनस, क्या है OH माइनस, Cl माइनस, या किसी पर लोन पेयर उपस्थित हो, जैसे NH2 जिसपे लोन पेयर उपस्थित हो या जिसपे कौन सा चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है वही आपका क्या होता है, नाभिक स्नेही। कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दे सकता हो तो क्या होगा आपका नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएँ ही देती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती क्या है, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता हो। क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है, इसको हम बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो एल्किल हैलाइड की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ हैं कुछ, उसको हम लिखते हैं। वैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएँ कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होता है SN1, ठीक, एक होता है SN2।
2। तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया को हम SN लिखते हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियो, इसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यहाँ क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर। इसको हम अलग से डिटेल में एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो एल्किल हैलाइड है वो कौन कौन सी अभिक्रियाएँ देंगी, नाभिक स्नेह में कौन कौन सी अभिक्रियाएँ देंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभिक्रिया है हम लिखते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन ना। एल्किल हैलाइड का विस्थापन किसके द्वारा हो, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा। ठीक, जैसे हमने लिखा, चलो CH3 CH2 Cl। हाँ, इसकी क्रिया हम क्या ग्राफ देते हैं, ठीक, नम सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं Ag2O और H2। नम सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड इससे कैसे बनेगा, तो जो Ag2O होता है H2O से क्रिया करेगा, बना लेता है AgOH। क्या होता है, AgOH, OH क्या होगा, Ag प्लस OH माइनस AgCl इसके साथ निकल जाएगा, OH कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 OH। ठीक, अब और क्या बच रहा है यहाँ पे, H है, आपका बनाएगा HCl, वो निकल जाएगा। क्लियर हुई बात। और इसी दूसरी अभिक्रिया का जैसे क्या लिखे, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापन हम लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl, इसकी क्रिया हम करा दे रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से। किससे करा दें, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड से। तो क्या बनेगा, ठीक, ये बन जाएगा। एक ऐसा होना चाहिए, एक जो अभिक्रिया होती है जलीय, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होना चाहिए, जलीय, और सिल्वर ऑक्साइड कैसा था, नम सिल्वर ऑक्साइड था। ऐसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, इससे भी रिएक्शन कराएंगे। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 OH, क्या निकल जाएगा, NaCl। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो NaCl निकल जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो KCl निकल जाएगा। लेकिन बनेगा क्या, आपका एल्कोहल ही बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल ही बनेगा। ठीक, ये अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड ना। दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी धातु एल्काक्साइडों से अभिक्रिया, एल्काक्साइडों से अभिक्रिया, धातु एल्काक्साइडों से अभिक्रिया। ठीक, तो धातु एल्काक्साइड का जो सूत्र होता है NaOR। धातु एल्काक्साइड कोई धातु जैसे सोडियम है तो इसको हम बोलेंगे सोडियम एल्काक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एल्काक्साइड। धातु एल्काक्साइड जैसे सोडियम एल्काक्साइड। इससे रिएक्शन अगर हम कराते हैं, एल्किल हैलाइड सूत्र क्या होता है, RX होता है। ठीक, हम लेते क्या है, धातु एल्काक्साइड NaOR ना। होता क्या है, यहाँ से NaX निकलेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या है, आता है इस पर माइनस ना, और इसमें क्या आता है प्लस। तो ये क्या बन जाएगा आपका ROR किसका सूत्र होता है, ईथर का। ठीक, निकला क्या आपका NaX। क्लियर हुई बात ना। से अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे हम लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl प्लस NaOCH3। CH3 आया तो इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड ना। अब बनेगा क्या आपका CH3 CH2OCH3। ये क्या है आपका ईथर।
क्या है आपका ईथर बनेगा। अब इतना जानिए, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया धातु एल्काक्साइड से कराते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक, क्या बनता है, ईथर बनता है। अगली अब क्रिया पढ़ते हैं साइनो समूह द्वारा विस्थापन। साइनो समूह द्वारा विस्थापन। थर्ड, साइनो समूह द्वारा विस्थापन। ठीक, साइनो समूह द्वारा विस्थापन जिसमें क्या हो आपका साइनाइड हो, जैसे AgCN के CN ना, इसका रिएक्शन करते हैं एल्किल हैलाइड से। अगर हम इसका क्रिया पढ़ें, ये हमने लिखा RX के CN। ठीक, साइनो समूह, तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड। इससे जब कराएंगे तो यहाँ से आपका निकल जाता है KX, यहाँ लिख दे रहे -KX, तो बनता RCN। ठीक, होता क्या है कि यहाँ पे जो KCN है, ठीक इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है ना। तो अगर K निकल जाए, K पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ना। K पे पॉजिटिव चार्ज आया और कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव वाला ही क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो X इसके साथ निकल जाए, बनेगा KX, क्या बन गया, RCN, पोटेशियम साइनाइड होगा। तो ठीक, क्यों, क्योंकि ये आयनिक बंध बनाया K और कार्बन के बंध बीच में जो बंध है, कौन सा बंध है आपका, आयनिक बंध है। ठीक, जबकि अगर यही क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराएंगे, इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, एल्किल नाइट्राइल, या बोलेंगे एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड ना। अगर यही क्रिया हम सिल्वर साइनाइड से कराएंगे, ठीक RX ना, हम यहाँ पे क्या लिख लें, +AgCN, तो क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बन जाएगा आपका R, ठीक NC। यहाँ पे क्या बनता है, RN। ठीक, क्यों बनता है, हमने बताया कि जो KCN था उसमें आयनिक बंध था, जबकि यहाँ पे A और AgCN, A और कार्बन, Ag और कार्बन के बीच में, सिल्वर और कार्बन के बीच में जो बंध बनता वो होता सहसंयोजक बंध। क्या होता है, सहसंयोजक बंध। क्या होता है, सहसंयोजक बंध। तो होता क्या है, तो इसमें तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आएगा नहीं, मतलब जैसे KCN में क्या था, K प्लस था, तो CN पे क्या आया था, माइनस था, तो ये जाके वहाँ अटैक किया था। इसमें ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ आयनिक बंध तो है नहीं, सहसंयोजक बंध है। तो होता क्या है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो यही लोन पेयर यहाँ आके अटैक कर देता है, तो RN से बंध बना लेता है। R किससे बंध बना, एल्किल समूह किससे बनाता है, N से। तो क्या बन जाता है आपका RNC, और क्या निकल जाएगा फिर AgX। ये बात क्लियर हुई। वहाँ पे पोटेशियम साइनाइड बनता था या एल्किल साइनाइड बना हुआ था, यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्किल आइसो साइनाइड। यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्किल आइसो साइनाइड ना। तो जो हमारा एल्किल आइसो साइनाइड है और एल्किल साइनाइड है, बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है। एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक, ये दोनों क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण यौगिक हैं। इनका अगर हम डायरेक्ट जल अपघटन करते हैं, ठीक, तो बनता एसिड बना लेता RCOOH। आगे इस सब रिएक्शन को फिर से अच्छे से मतलब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर हम साइनाइड के बारे में पढ़ेंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में। ठीक, अब अगली जो रिएक्शन है वो है एल्कोहलिक अमोनिया से अप्रिय। एल्कोहलिक अमोनिया से अप्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रिय है।
एल्कोहलिक अमोनिया से अपक्रिया। ठीक, एल्कोहलिक अमोनिया से अपक्रिया जो होती है, इस अपक्रिया को हम बोलते हैं हाफमैन अमोनोलिसिस अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, हाफमैन अमोनोलिसिस, हाफमैन अमोनोलिसिस अपक्रिया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया, हाफमैन अमोनोलिसिस अपक्रिया। ठीक, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। इससे हम क्या बनाते हैं, एमीन बनाते हैं। इससे हम एमीन बनाते हैं, वो भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क एमीन प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे देखते हैं। ठीक है, आपका है एल्किल हैलाइड RX ना, इसकी हम एल्कोहलिक अमोनिया से क्रिया कराते हैं। किससे कराएंगे, एल्कोहलिक अमोनिया से क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब पहली बार अमोनिया से हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया में NH2 माइनस और H प्लस, हाँ NH2 माइनस और क्या मिलता है हमको, H प्लस। तो जो H प्लस है, NH2 माइनस है, वो यहाँ पे आके अटैक करेगा इस कार्बन के, यहाँ जो एल्किल समूह का कार्बन होगा उस पर अटैक करेगा। किसमें करेगा, यहाँ पे। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें पार्शियल माइनस आता है, जिसमें क्या आता है, पार्शियल प्लस आ जाता है। तो माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, एल्किल समूह पे ना। ये बनाता है आपका RNH2 ठीक इनटू HX, H और X ना। हम क्या करते हैं, इसकी दोबारा फिर से अमोनिया से क्रिया कराते हैं। दोबारा किससे करा देते हैं, फिर से अमोनिया से कराते हैं। तो आपका ये इतना ठीक, ये आपका बनेगा RNH2 प्लस NH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH4X अमोनियम हैलाइड ना। अमोनियम जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बन जाएगा, अमोनियम हैलाइड बना। ये आपका क्या बना, प्राथमिक एमीन बन जाएगा, प्राथमिक एमीन। ठीक, ऐसे प्राथमिक एमीन बना। ऐसे में द्वितीयक एमीन भी बनाए। प्राथमिक एमीन से क्या बनाएंगे, द्वितीयक एमीन। देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्राथमिक एमीन है RNH2, इसी की क्रिया फिर से एल्किल हैलाइड से करा देते हैं। फिर से किससे करा दें, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब RX से करा दें। ठीक है, तो होता क्या है, तो जो यहाँ पे RNH2 का H है, RNH2 का H है, इसका एक H पॉजिटिव के रूप में इसके साथ निकल जाएगा। फिर से क्या निकल जाएगा, HX। फिर से क्या होगा, HX निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, RNH और AR यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फिर आपका द्वितीय एमीन। क्या बन जाएगा, द्वितीय एमीन। और यहाँ पे अगर हम लिख लें HX इंटू करके, तो इसकी क्रिया हम फिर से किससे करा देते हैं, अमोनिया से फिर से कराएंगे, NH3 से। तो फिर से इतना बना लेगा NH4X। क्या बना लेगा, NH4X। नहीं तो फिर यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं प्लस HX H। ठीक, तो एक और से एमीन बन गया आपका द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन ना। इसी प्रकार हम तृतीयक एमीन भी बनाएंगे। द्वितीयक एमीन की क्रिया RNHR, इसकी क्रिया हम क्या करते हैं, फिर से एल्किल हैलाइड से कराएंगे। किससे करा देते हैं, एल्किल हैलाइड से, RX क्या आपका, एल्किल हैलाइड। ठीक, तो क्या होगा, आपकी बार यहाँ का जो एक H बचा वो भी निकल जाएगा, HX निकल जाए, AR यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा RN R और R। ये कौन से मीन हो गया आपका, तृतीयक, टर्सरी। ठीक, तृतीयक। अगर इसके आगे हम कराएं, इसके आगे ना, तो चतुष्क अमोनियम लवण बना लेता। क्या बनाता, चतुष्क अमोनियम लवण बना लेगा। कैसे बनाएगा वो भी लिख दे रहे हैं। ठीक,
ना, नीचे पता नहीं आ रहा, देखते हैं। और चतुर्थ अमोनियम लवण कैसे बना है? जो हमारा तृतीयक मीन बनता है RNR, ये कौन से मीन था आपका? टर्सरी, तृतीयक मीन, तृतीयक मीन। इसकी क्रिया अगर हम फिर से एल्किल हाइलाइड से कराएं और यक्स, फिर से किससे कराएं? और यक्स से, तो ये बनाता है आपका R4N प्लस। देखो एन पे कितने आर थे? 3 एल्किल समूह पहले से थे, एक और चला गया, तो एन पे क्या आ जाएगा? प्लस। क्यों? जान लो, अगर कोई ना एलिमेंट क्या हो, अपनी संयोजकता से अधिक बंध बना रहा हो तो उसमें प्लस आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? प्लस। और अपनी संयोजकता से कम बंध बना रहा हो तो उसमें क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ? एन के साथ ना, एन की संयोजकता 3 होती, इसलिए 3 बंध बना लिया था, अब चौथा बना लिया तो एन पे क्या आ गया? प्लस आ गया ना। तो बचा क्या आपका? यक्स। यहाँ क्या हो जाएगा? यक्स को हम क्या लिखेंगे? माइनस R4NH। इसको हम बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, चतुष्क अमोनियम लवण ना। ये जो पूरी अपक्रिया थी, ये क्या थी? हाफमान अमोनोलिसिस अपक्रिया, इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, हाफमान अमोनोलिसिस अपक्रिया। ठीक, तो 4 अपक्रिया हम लोग ऐसे पढ़ें, इससे क्या बना? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क अमोनियम बना। अगली अपक्रिया पढ़ते हैं एल्कोहलिक, एल्कोहलिक के SH के साथ अपक्रिया, थायो एल्कोहल। SH क्या होता है? SH को हम बोलते हैं थायो एल्कोहल। ठीक, जैसे लिख देते हैं एल्कोहलिक, एल्कोहलिक पोटेशियम, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड से अपक्रिया, सल्फाइड से अपक्रिया। क्या हो? सल्फाइड से अपक्रिया। तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम लिखते हैं KSH। KSH जैसे होता था KOH ना, एक क्या? KOH हाइड्रोक्साइड था, KSH ना। OH यहाँ पे क्या था? एल्कोहलिक ग्रुप था। यहाँ पे जो SH है तो इसको एल्कोहलिक ग्रुप होता है, लेकिन हम बोलते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। क्या बोला जाएगा यहाँ SH को? थायो एल्कोहल ना। अगर इसका हम एल्किल हाइलाइड से अपक्रिया कराएं तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं थायोल। जो एल्किल हाइलाइड से अपक्रिया कराने पे जो बनता है उसको बोलते हैं थायोल, या तो बोलते हैं मर्केप्टेन, मर्केप्टेन। नाम नोट किए रहेंगे, अभी रिएक्शन देख रहे हैं ना। एक क्या है? SH कौन सा समूह? थायो एल्कोहल। इस एल्किल हाइलाइड से अपक्रिया कराएंगे जो बनता है उसको बोलते हैं थायोल या मर्केप्टेन। देखते हैं इसकी अगर अपक्रिया हम एल्किल हाइलाइड से कराते हैं। ठीक, जैसे एल्किल हाइलाइड लिए RX की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? KSH, KSH। तो यहाँ से KX निकलेगा, मालूम है आप लोगों को, तो क्या बन जाएगा? RSH। इसको हम बोल सकते हैं एल्किल, एल्किल थायो एल्कोहल, एल्किल थायो एल्कोहल। ठीक, नहीं तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम CH3। ठीक, Cl KSH, तो क्या बन जाएगा आपका? KCl, KCl और क्या बनेगा? CH3SH, इसको CH3SH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल थायोल। क्या बोले? यह सीधा लिख देते हैं मेथिल थायो
एल्कोहल, मिथिल थायो एल्कोहल, नहीं तो इसी का क्या नाम है, मर्केप्टेन। क्या बोलते हैं इसको हम, मर्केप्टेन। मर्केप्टेन, समझ में आया ना। अगर हम SH समूह, मतलब जिसको हम बोलते हैं थायो एल्कोहल समूह से क्रिया कराते हैं तो थायोल बनता है, या उसी का नाम क्या है, मर्केप्टेन। ठीक, अगली जो क्रिया है मर्केप्टाइड से क्रिया। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किससे कराते हैं, क्षार धातुओं के मर्केप्टाइड से क्रिया। लिख दे रहे हैं, एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की क्षार धातुओं, एल्किल हैलाइड की क्षार धातुओं के मर्केप्टाइड के साथ क्रिया, मर्केप्टाइड के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। ठीक, जैसे हम एल्किल हैलाइड लेते हैं RX, इसकी क्रिया हम कराते हैं क्षार धातु सोडियम ले लेते हैं, सोडियम मर्केप्टाइड, सूत्र होगा NaSR। इसका नाम क्या है, सोडियम मर्केप्टाइड। क्या नाम है इसका, सोडियम मर्केप्टाइड। ठीक, इससे रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका NaX निकल जाएगा यहाँ पे, NaX। ठीक, बनेगा क्या, RSR ना, ROR ईथर होता है। यहाँ पे जो RSR बना इसको बोलते हैं थायो ईथर। इसको क्या बोला जाएगा, थायो ईथर ना, थायो ईथर। क्या बन रहा है यहाँ पे, थायो ईथर। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, CH3, CH2Cl, ये आपका है एथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया अगर हम सोडियम मर्केप्टाइड से कराते हैं, NaSR, यहाँ CH3 लिख लेते हैं तो हो जाएगा सोडियम मेथिल मर्केप्टाइड, सोडियम मेथिल मर्केप्टाइड। इससे जब हम क्रिया कराएंगे तो ये निकलेगा NaCl, बनेगा क्या आपका CH3 CH2 SCH3 ना। अब इसका नाम हमने लिखा था थायो ईथर, तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो होगा मेथिल एथिल थायो ईथर, मेथिल एथिल थायो ईथर। और क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे Na ना। तो रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे। हमने क्या पढ़ा, थायोआल से पढ़ा था, SH समूह निकाले थे, और किससे पढ़ ले रहे हैं ना, मेथिल क्या था, सोडियम मर्केप्टाइड। इसका नाम क्या था, सोडियम मेथिल मर्केप्टाइड, सोडियम मेथिल मर्केप्टाइड ना। अब और जो क्रियाएँ हैं तो धातुओं के साथ क्रिया, किसके साथ है, धातुओं के साथ क्रिया, उसको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो क्रिया हमको पढ़नी है धातुओं के साथ क्रिया, किसकी, एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अपक्रिया। तो हम क्या कराते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। ठीक, एल्किल हैलाइड लें, इसकी जो होती है मैग्नीशियम धातु, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से अपक्रिया कराते हैं, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिएजेंट बनाता है, गिलार्ड रिएजेंट, RMgX,
ठीक, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एल्किल समूह का कार्बन होता है, जैसे अगर हम इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, मान लो हमने लिखता CH3Cl, ठीक, Mg पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर तो बनेगा आपका CH3, ठीक, MgCl ना। ये आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नाम देंगे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इस RMgX इसका फार्मूला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, ये इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक क्या है एग्जाम्पल है। इसको हम कार्ब धात्विक यौगिक भी बोलते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक। क्यों बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक? कार्ब धात्विक यौगिक में क्या होता है, जो कार्बन होता है सीधा मेटल से जुड़ा होता है। कार्बन किससे जुड़ा होता है? मेटल से। मेटल मतलब किसी धातु से डायरेक्टली जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो एल्किल समूह का कार्बन है किससे जुड़ा है? मैग्नीशियम से, किसी मेटल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कार्ब धात्विक यौगिक। इसको क्या बोला जाएगा? कार्ब धात्विक यौगिक। ऐसे बहुत से अभिक्रियाएँ हैं कि एक है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जिसको हम पढ़ लेते हैं। वो क्या होती है? जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया में हमने फर्स्ट लिखा मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। दूसरा पढ़ लेते हैं जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में अलग अलग बुकों में कुछ अलग अलग दिया है, ठीक। किसी में दिया है कि डाई जिंक बनता है और किसी बुक में दिया है कि हाइड्रोकार्बन बनता है। तो हम दोनों रिएक्शन आपको बताते हैं कैसे, ठीक। किसके पढ़ रहे हैं? जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, क्या? एल्किल हैलाइड। चलिए ठीक, हम देखते हैं CH3Cl ना। इसकी क्रिया हम जिंक से कराते हैं। किससे कराते हैं? जिंक से। तो जो पहले रिएक्शन बनता है वो बनाता है CH3 कार्ब धातु यौगिक बनाएगा, जैसे भी मैग्नीशियम के साथ हुआ था। तो बन जाएगा ZnC, ठीक। होता क्या है, अगर हम इसके दो मोल लेते हैं, जो हमारा बना है CH3ZnCl कार्ब धातु यौगिक है, इसके हम दो मोल लेते हैं, ठीक। इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं। तो ये बनता है आपका CH3 का होल ट्वाइस Zn प्लस ZnCl2। देखो यहाँ पे CH3 कितने थे? 2 मोल थे। Zn कितने थे? 2। 1 मोल इसके साथ आ गया ZnCl2। इसको हम बोलते हैं डाई एल्किल ग्रुप, डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल। अगर इस अभिक्रिया को हम KN शर्मा की बुक में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है कि डाई एल्किल जिंक बनता है, डाई एल्किल जिंक बनता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। लेकिन किसी अन्य बुक में देखेंगे, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में ये चीज़ नहीं दिया हुआ। उसमें दिया है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। जैसे उसमें हाइड्रोकार्बन कैसे बनेगा, इसे मैं करा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर हम इसके दो मोल ले लेंगे, तो ये आपका ये निकल जाएगा ZnCl कितने होंगे? 2 मोल निकल जाएगा ZnCl2। और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 और ZnCl। ये आपका क्या होगा? एथेन। एथेन क्या? हाइड्रोकार्बन। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन ही बनता, आप यही लिखेंगे। लेकिन KN शर्मा की बुक में क्या दिया है कि डाई एल्किल जिंक बनता। एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया और बच रही है, सोडियम धातु से अभिक्रिया। हमने मैग्नीशियम धातु से पढ़ लिया, जिंक से पढ़ लिया। अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं सोडियम
सोडियम धातु से अभिक्रिया। ठीक, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उर्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उर्स अभिक्रिया। ठीक, होता क्या है, इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर आपको परिवर्तन पढ़ना हो, कार्बन की संख्या डबल करना हो, तो कार्बन की संख्या डबल करने में यह अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखते हैं एल्किल समूह के 2 मोल लेंगे, सोडियम के भी 2 मोल लेंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा 2Na(X), यहाँ पे क्या बचेगा R और R। ठीक, प्लस क्या निकल जाएगा 2Na। जैसे एग्जाम्पल सब जो लिखते हैं CH3, ठीक, CH2I नहीं लिखते CH3I। ठीक, प्लस सोडियम के 2 मोल लेते हैं, यहाँ पे हम फिर लिख रहे हैं CH3I ना, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर बनता क्या है, यहाँ से 2Na, क्या निकल जाएगा -2Na, बचेगा क्या आपका CH3 और CH3, बना क्या A3, क्या बना। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उर्स अभिक्रिया। कार्बन की संख्या डबल करने में इसका उपयोग किया जाता है, कार्बन की संख्या डबल करने में। ठीक है, अब जो बाकी और रासायनिक अभिक्रियाएं अभी बची हुई है उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा।